हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 77। ये इस पूरे सीरीज का सेट नंबर 77 है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें पार्ट 5 और पार्ट 6 दो पार्ट्स और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चैप्टर के समाप्त होने के बाद PDF को अपलोड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। यह टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ेंगे वीडियो में आगे और करेंगे प्रश्नों को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट MEC का फुल फॉर्म है। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है, इस पूरे सीरीज का सेट नंबर 77 है। किसी कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑर्स्टेड साहब थे, इन्होंने क्या खोजा, एक्सीडेंटली उन्होंने इस चीज की खोज की कि जब किसी तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो उन्होंने क्या देखा, करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यहां पर ठीक उल्टा स्टेटमेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या हुआ, चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या हुआ कि विद्युत धारा उत्पन्न हो गई, है ना। विद्युत धारा जो है यहां पर बनती है चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब भी मैं EMI बोलूं तो आप समझ जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बैंक वाला EMI मत समझ लेना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की? ये थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ही थे जिन्होंने पहले इस चीज पे विचार किया कि अगर विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा भी बन सकती है। और उन्होंने ये करके भी दिखाया। तो जो आज हम लोग बिजली देखते हैं, जो बिजली हमारे घरों में आ रही है, पावर स्टेशन पे जो बिजली जनरेट की जा रही है, वहां पर यही तो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड में चालक को घुमाया जाता है, कुंडली को घुमाया जाता है और वहां पर विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो जो भी आप देखते हैं जैसे विंड पावर प्लांट, वहां हमें विंड चाहिए, क्यों? चालक को घुमाने के लिए, आर्मेचर को घुमाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में। हमें पानी चाहिए, क्यों? आर्मेचर को घुमाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में। हमें कोयला चाहिए, क्यों? कोयला को जला करके पानी को गर्म किया जाता है, उसका भाप बनाया जाता है और भाप को टरबाइन पर प्रेशर के साथ जो है डाला जाता है ताकि टरबाइन घूमे, टरबाइन से आर्मेचर कनेक्टेड होता है। तो यहां भी आर्मेचर को घुमाने के लिए चाहिए। तो जो भी आप एनर्जी के सोर्स देखते हैं बिजली पैदा करने के लिए, सबका काम वही है, मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को घुमाना है ताकि करंट पैदा हो जाए। इसी घटना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। सोचो ये कितनी बड़ी खोज थी, माइकल फैराडे ने की थी। अगर इन्होंने इस चीज की खोज नहीं की होती तो आज हमारे पास बिजली नहीं होती, और अगर बिजली नहीं होती तो सोचिए ये दुनिया अभी कहां होती। गैल्वेनोमीटर के संदर्भ में असत्य विकल्प चुने। गैल्वेनोमीटर यह किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, यानी कि पता लगाता है। सही है, गैल्वेनोमीटर जो है, अगर मान लीजिए किसी सर्किट में अगर छोटा करंट भी फ्लो हो रहा है, ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ सर्किट में करंट है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सिर्फ इतना ही नहीं कि सर्किट में करंट है या नहीं है, किस डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो कर रहा है, ये भी ये पता कर लेगा। तो B स्टेटमेंट भी सही है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। C स्टेटमेंट भी सही है। यह परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी माप सकता है। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, तो D हमारा आंसर हो जाएगा, ये असत्य विकल्प है। चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति से कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं? ये कुंडली है और ये चुंबक है। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट लूप जो है बना दिया हुआ है। मान लो इसमें मैंने एक बल्ब भी लगा दिया, यहाँ पर ऐसे एक बल्ब भी लगा दिया। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये कुंडली को मैंने यहाँ पर रेस्ट में डाल दिया है। ये जो कुंडली है ये मान लो कॉपर वायर है, कॉपर वायर को मैंने ऐसे लूप बना दिया, उसमें बल्ब जो है कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, फिर भी हम इस बल्ब को जला सकते हैं। कैसे जला सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा करके। ये जो चुंबक है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे ये नॉर्थ ये साउथ है, तो यहाँ से क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ऐसे निकलती है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ऐसे साउथ पोल में एंटर करती है।
तो ये जो चुंबक है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है निकल रही होगी। अब ये जो कुंडली है, इसके पास जब हम चुंबक को लेकर के आएंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि कुंडली के रिस्पेक्ट में ये चुंबक जो है गति में है। तो जैसे जैसे ये जो चुंबक है इसके पास आएगा, कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, क्योंकि चुंबक जैसे जैसे कुंडली के नजदीक आएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यहां से निकलने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो इनसे गुजरेगी उसकी संख्या बढ़ेगी जैसे जैसे हम पास लाएंगे। तो हमने इसको रेस्ट में रखा है और चुंबक को गति करवा रहे हैं, चुंबक को जो है कुंडली के पास लेकर के आ रहे हैं। तो ये बल्ब जो है जलने लगेगा, जलेगा। जब तक इसको पास लाएंगे तब तक जलेगा, जैसे ही रुक जाएंगे बल्ब जो है जलना बंद कर देगा। क्योंकि जब तक जो है चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, याद रखिएगा ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, चेंज। जब तक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तब तक इसमें करंट बहेगा, करंट जो है फ्लो करने लगेगा। जैसे ही रोकेंगे हम, करंट फ्लो बंद। वैसे क्या होगा, जब हम इस, मान लो मैंने इसको आगे ले आया, इसको मैंने आगे लाया, फिर मैं क्या करूंगा, इसको पीछे लेकर जाऊंगा, फिर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, इस बार घटेगा, तो भी क्या होगा, बल्ब जलना शुरू कर देगा। तो भी बल्ब जो है वो जलेगा, यानी उस समय भी करंट जो है इसमें, इस कुंडली में फ्लो करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर कि कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं जैसे ही आप रोक दोगे चुंबक को, क्या होगा कि करंट फ्लो बंद हो जाएगा। तो परिवर्तन होते रहना चाहिए, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, परिवर्तन होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही जो घटना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, जिसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। अब देखो, ऐसा भी आप कर सकते हो कि इस चुंबक को रेस्ट में रखो और इस कुंडली को ही गति करवाओ। इस कुंडली को आप आगे लेकर के जाओ तो भी चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, इस चुंबक से आप दूर लेकर के जाओ तो भी इसके मान में परिवर्तन होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि कुंडली को रोक करके चुंबक को गति करवाओ, या फिर चुंबक को रोक करके कुंडली को गति करवाओ, या फिर दोनों को गति करवा सकते हो आप। इसीलिए रिलेटिव मोशन जरूरी है, ठीक है, रिलेटिव मोशन जो है जरूरी है। आप चाहे चुंबक को गति करवा लो या कुंडली को करवा लो या फिर दोनों को करवा लो, चुंबकीय क्षेत्र के मान में जो है परिवर्तन करवाना है। अब जहां पर जो सुविधा होगा वो करवाया जाएगा। भाई चुंबक जो है भारी होता है, उसको आप कैसे गति करवाओगे? इसीलिए ज्यादातर केस में क्या होता है कि चुंबक जो है अपने स्थान पर होता है और कुंडली को उसमें क्या है कि रोटेट करवाया जाता है, कुंडली को जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाया जाता है। मैंने कहा कि इसमें करंट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। जो करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ, जो करंट इसमें बना, इसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। लेकिन करंट बनने के लिए आपको पता है पहले क्या है, विभवांतर चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। पहले क्या है, इनके सिरों के बीच क्या है कि इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। इसी को हम लोग इंड्यूस ईएमएफ भी बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ बोल दो या फिर इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि प्रेरित ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, या फिर प्रेरित विभवांतर बोल दो। प्रेरित विभवांतर बनने के बाद क्या होगा, प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होगी। तो यहां पर विभवांतर के बारे में पूछा है तो प्रेरित विभवांतर हमारा आंसर हो जाएगा। केवल विभवांतर नहीं बोलेंगे, प्रेरित विभवांतर, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इंड्यूस ईएमएफ। यहां पर पूछा है चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति से कुंडली में उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं? तो प्रेरित धारा बोलेंगे हम लोग, सिंपली धारा नहीं बोलेंगे, प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। माइकल फैराडे ने किसकी खोज की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, सही है। विद्युत अपघटन के नियम की भी खोज की केमिस्ट्री के अंदर, और बेंजीन की खोज भी इन्होंने करी। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर। निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में प्रेरित विभवांतर सर्वाधिक होगा? हम लोगों ने यह जान लिया कि भाई प्रेरित विभवांतर जो है आखिर कब उत्पन्न होगा, या फिर जो प्रेरित धारा है वो कब उत्पन्न होगी। कब उत्पन्न होगी? जब चुंबक और कुंडली के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। हमसे यहां पूछा है कि भाई सर्वाधिक कब होगा, प्रेरित विभवांतर सर्वाधिक कब होगा? हम ये भी बोल सकते हैं जब प्रेरित विभवांतर सर्वाधिक होगा उस समय प्रेरित धारा भी अधिक होगी। मैंने आपसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या है ना कि चेंज होना चाहिए। अगर आप दोनों को रोक देंगे तो चेंज बंद हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है कुंडली के चारों तरफ वो बंद हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो हमारे लिए चेंज जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये माइकल फैराडे साहब ने ही कहा था कि जितने तेजी के साथ आप चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करवाओगे उतना ही ज्यादा जो है इंड्यूस करंट बनेगा। तो चेंज की जो रेट है, चेंज की जो दर है, किसकी चेंज? मैग्नेटिक फील्ड की, कुंडली के चारों तरफ, वो रेट जितनी ज्यादा होगी
प्रेरित विभवांतर उतना ही ज्यादा होगा, प्रेरित धारा जो है उतनी ही अधिक होगी। तो देखो क्या लिखा है, किसी क्षण चुंबक के 2 मीटर पर सेकंड की चाल से स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होना। ये कुंडली मान लो रेस्ट में है और ये देखो 2 मीटर पर सेकंड से क्या है कि कुंडली की ओर गतिमान है। पहला विकल्प ये है। चलो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर स्टेटमेंट ये है, किसी कुंडली के 2 मीटर पर सेकंड की चाल से स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर, इस बार बोल रखा है कि इधर की ओर कब जो है ये प्रेरित विभवांतर सर्वाधिक होगा, ये हमें पता करना है। कुंडली और क्षण चुंबक दोनों 2 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर, तो सोचो इस वाले में हमने इसको रेस्ट में रखा है, इस वाले में भी हमने इसे रेस्ट में रखा है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे की ओर जो है आ रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, कुंडली भी और ये मैग्नेट भी। तो इस समय जो है चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन है उसकी दर जो है सबसे ज्यादा होने वाली है यहाँ पर। तो इस समय प्रेरित विभवांतर ज्यादा होगा, प्रेरित धारा अधिक होगी। तो डी कहाँ है यहाँ पर, सी ऑप्शन में, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और इस वाले में नोटिस करो आप, मैं इसको मिटाता हूं। जब इस मैग्नेट को हम इस डायरेक्शन में लेकर के आ रहे हैं, यानी कुंडली के पास हम नॉर्थ पोल को लेकर के आ रहे हैं, तब देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड है, वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड है। देखो अगर मान लो करंट फ्लो नहीं कर रहा है कुंडली में, तब ये ऐसे होगा। अभी क्या है, हमने नॉर्थ पोल को पास लाया तो ये जो सुई है ये ऐसे हो गई। जब हम इस मैग्नेट को दूर लेकर के जा रहे हैं तब देखो सुई की डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अब ये इस डायरेक्शन में है। तो जब चुंबक को हम कुंडली के पास लाएंगे उस समय जो धारा की दिशा होगी वो ठीक विपरीत हो जाएगी उस समय जब हम चुंबक को कुंडली से दूर लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो विद्युत धारा का निर्माण होता है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या था, डी ना, सी हमारा राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। देखो एक विधि तो हम लोगों ने जान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की जो दर है उसको हम बढ़ा देंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को गति करवा सकते हैं, यानी सापेक्षिक गति को बढ़ा करके। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मोशन जो है उसको हम फास्ट कर देंगे ताकि जो चेंज की रेट है वो फास्ट हो जाए, तो जो इंड्यूस करंट है वो ज्यादा मिलेगा हमको। तो सी विकल्प यही कह रहा है जो कि सही है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करके, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करके, ऐसे फेरों की संख्या में वृद्धि करके। याद रखिएगा यहां हम इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे या फिर सिंपली बस ऐसे कर देंगे। कोई सोर्स नहीं देना है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, हमें तो करंट पैदा करना है यहाँ पर, हमें बैटरी लगा के करंट देना थोड़ी ना है। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी मैग्नेट की बात की, इसकी प्रबलता को बढ़ा करके, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ा करके, तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा करके हम लोग इंड्यूस करंट बनाएंगे, लेकिन करंट के पास दिशा भी होती है कि करंट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, धारा जो किस दिशा में जो है बह रही है परिपथ में, वो दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग नियम का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इससे पहले हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, जो कि था चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी चालक को रोटेट करते हैं, गति करवाते हैं, तब जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम लोग जो प्रेरित धारा बोलते हैं, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जो है राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो प्रेरित धारा हमारा आंसर हो जाएगा। केवल धारा आप लोग नहीं बोलेंगे, प्रेरित धारा बोलेंगे। देख लो यहाँ पर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग कर प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग कर धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ये धारावाही चालक कहां पर होता है, चुंबकीय क्षेत्र में होता है। यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, तांबे के तार को जो है गति करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो करंट जो बनने वाला है जिसे हम लोग इंड्यूस करंट बोलेंगे, इसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है।
फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा क्रमशः किसके दिशा को संकेत करते हैं? जो चालक की गति है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र में चालक को हम लोग गति देंगे तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बताएगी कौन सी उंगली, ये तर्जनी उंगली, और जो चालक की गति है ये बताएगा अंगूठा। तो जो मिडिल फिंगर होगी वो बताएगी प्रेरित धारा। और ये तीनों उंगलियां जो है आपस में 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ये तीनों जो उंगलियां हैं एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, जैसा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में था। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बीच वाली उंगली जो है प्रेरित धारा की दिशा, और चालक की गति की दिशा अंगूठा बताएगा। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष डैश पर होने पर ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। यह भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। तीनों उंगलियां जो है एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी उंगली बताएगी, तर्जनी उंगली। बीच वाली उंगली जो है प्रेरित धारा की दिशा बता देगी, और चालक की गति अंगूठा बताएगा। दाहिना हाथ लेना है, तीनों उंगलियों को एक दूसरे का लंबवत रखना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम लोग रखेंगे तर्जनी उंगली को, अंगूठा को रखेंगे हम लोग चालक की गति की दिशा में। तो बीच वाली उंगली हमें प्रेरित धारा की दिशा बता देगी। यही है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिमाण और दिशाओं पर विचार कीजिए। यह भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। परिमाण और दिशाओं पर विचार करना है। एक सीधे धारावाही तार की किसी स्थिर कुंडली की ओर 1.5 मीटर की चाल से गतिमान होने पर, देखो यहां पर ना छूट गया हुआ है चुंबक लिखना, ठीक है। एक सीधे धारावाही तार की किसी स्थिर कुंडली की ओर 1.5 मीटर की चाल से चुंबक के गतिमान होने पर, चुंबक यहां पर लिखना जो है जरूरी था, है ना। ये कुंडली है, कोई चुंबक है, ऐसे 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चुंबक जो है इसकी ओर आ रहा है। दूसरे केस में क्या कहा गया कि भाई इसी कुंडली से हमें क्या करना है कि इस चुंबक को लेकर के इधर की ओर जाना है, अभी भी 1.5 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो आप जानते ही हो, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा किया, चुंबक को पास लाओगे तब जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी, जब हम दूर लेकर के जाएंगे तब इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी। कहने का मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा पलट गई। तो जो कॉन्सेप्ट हम धारा के केस में लगाएंगे वही हम प्रेरित विभवांतर के केस में लगा देंगे। तो बोल सकते हैं कि परिमाण तो भाई दोनों में समान ही रहने वाला है, क्योंकि स्पीड जो है दोनों में सेम है। तो हम बोल सकते हैं चेंज की जो रेट है वो सेम है, चेंज की रेट है, तो जो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर इंड्यूस करंट है उसका मान भी सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो परिमाण जो है समान है लेकिन दिशा जो है विपरीत। यहाँ पर लिखा है ना, उसी सीधे धारावाही तार की उसी स्थिर कुंडली से दूर की ओर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चुंबक के गतिमान होने पर, चुंबक यहाँ पर छूट गया है, प्रेरित विभवांतर के परिमाण डैश होंगे और उपरोक्त दोनों स्थितियों में उनके चिन्ह डैश होंगे, तो चिन्ह जो है विपरीत होंगे। निम्नांकित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो जनरेटर तो काम करता ही है, जनरेटर बोलते या फिर डायनेमो बोलते, बात एक ही है। ट्रांसफार्मर भी जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन एसी जनित्र का घटक नहीं है? देखो जो जनरेटर होता है वो एसी भी होता है, डीसी भी होता है। एसी है तो एसी बनाएगा, एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यवर्ती धारा। डीसी है तो डीसी बनाएगा यानी कि डायरेक्ट करंट बनाएगा। एसी और डीसी ये जो दोनों जनरेटर होते हैं उनमें देखो आर्मेचर दोनों में होगा, चुंबक दोनों में है, जो ब्रश हैं वो भी दोनों में होते हैं। तो दोनों टाइप के जनरेटर में भाई चुंबक है, आर्मेचर है, ब्रश भी है, लेकिन अंदर क्या होता है, जो विभक्त वलय है ये आपको मिलेगा डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में, जबकि ये वलय है ये मिलेगा एसी जनरेटर में। हमसे क्या पूछा है, घटक नहीं है एसी जनरेटर का, तो सी हो जाएगा। आपको याद होगा मोटर के केस में हम लोगों ने देखा था कि मोटर के केस में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद जो ये विभक्त वलय है जिसको हम लोग दिक् परिवर्तक बोलते हैं, यहाँ पर कम्यूटेटर बोलते हैं, ये करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। हम लोगों ने यहाँ पर यह भी देखा कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवाते हैं तब हमें एसी जो है ये एसी मिलती है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है हमें यहाँ पर मिलती है। तो जब जनरेटर में ईएमआई होगा तो वहां पर तो हमें एसी मिलने वाली है, प्रत्यवर्ती धारा जो है हमें मिलने वाली है। अब हम चाहते हैं कि प्रत्यवर्ती धारा ना मिले, दिष्ट धारा मिले, यानी ऐसी धारा मिले जो एक ही दिशा में प्रवाहित हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम वहां पर
इस्तेमाल करेंगे विभक्त वलय का, कि तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है। जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाते हैं। तो चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है, मैकेनिकल एनर्जी लगती है, यांत्रिक ऊर्जा लगती है। तो चुंबकीय क्षेत्र यांत्रिक हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर डायनेमो परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हम जो चालक को घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो एक्चुअली में हम लोग क्या दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जनरेटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये हो जाएगा मोटर में। विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। देखो ये जो है जनरेटर दिखलाया गया है आपको, देखो यहाँ पर कोई बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया गया है ताकि करंट के प्रेजेंस को चेक किया जा सके और करंट की दिशा जो है ज्ञात की जा सके। और यहाँ पर देखो कोई स्प्लिट रिंग नहीं है, कोई विभक्त वलय नहीं है, यहाँ पर सिंपली क्या लिखा हुआ है, वलय लिखा हुआ है। मतलब ये जो आपको डायग्राम दिया गया है ये एसी जनरेटर का है। अगर ये डीसी जनरेटर का होता तो यहाँ पर स्प्लिट रिंग होता, विभक्त वलय होता। विभक्त वलय याद होगा आपको, जो कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। और यहाँ पर देखो ये कंप्लीट रिंग है, ऐसे कंप्लीट रिंग। तो अभी देखो जो सिचुएशन आपको यहाँ पर दिखलाया गया है, इसमें ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। जब हम इस चालक को मान लो ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे इस दिशा में, ये मान लो कि एक्सिस है, इस दिशा में जब रोटेट किया जाएगा तो इस चालक पर बल जो है ऊपर की ओर लगेगा और इस वाले चालक पर बल जो है नीचे की ओर लगेगा। तो अब लगाओ फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस वाले चालक पर AB पर, इस वाले भुजा पर AB पर, मैंने चालक बोल दिया, भुजा बोलना चाहिए था, AB पर लगाओ तो बल जो है ऊपर की दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। जब आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो करंट आपको इस वाले भुजा में ऊपर की ओर मिलेगा और इस वाले भुजा में नीचे की ओर मिलेगा। आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, ये जो CD है AB के स्थान पर चला आएगा और AB जो है CD के स्थान पर चला जाएगा। तब CD पर बल ऊपर की ओर लगेगा और AB पर बल नीचे की ओर लगेगा, तो दोनों भुजाओं पर बल की दिशा बदल जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो विद्युत धारा की जो दिशा है दोनों में जो पहले थी वो भी बदल जाएगी। मतलब तब जो है CD पर अभी नीचे की ओर है ना, आधे रोटेशन के बाद CD जब यहाँ पर पहुंचेगा तो करंट उसमें ऊपर की ओर फ्लो होगा और AB में करंट जो अभी ऊपर की ओर है ये यहाँ पहुंच जाएगा CD के स्थान पर, तब करंट इसमें नीचे की ओर होगा। मतलब प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद क्या है कि करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो एक ऐसा करंट जो एक निश्चित समय काल के बाद अपनी दिशा को बदलता है उसे हम लोग AC बोलते हैं। अगर यहीं पर हम चाहते हैं कि नहीं AC नहीं चाहिए भाई, हमको DC चाहिए, तो हम इस रिंग को हटाएंगे यहाँ से और इस स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद जैसे ही करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा वैसे ही DC उसके डायरेक्शन को वापस से चेंज कर देगा, मतलब बोल सकते हो पहले जैसा कर देगा। तो ओवरऑल वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा करंट, तब वो DC हमें मिलेगा। तो ये सही है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। अभी AB पर ऊपर की ओर है, आधे घूर्णन के बाद AB में नीचे की ओर हो जाएगा और DC में भी नीचे की ओर है, आधे घूर्णन के बाद ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये सही है। और दिशा निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है सही है। हमसे पूछा था कौन से कथन सही है, D सही है। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। AC जनित्र द्वारा उत्पन्न धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, B हमारा आंसर हो जाएगा। दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में मुख्य अंतर है। AC में और DC में क्या अंतर है, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है, या फिर बोल सकते हो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से याद कर लेते हैं कि DC में परिमाण और दिशा दोनों समान बना रहता है, जबकि AC में परिमाण और दिशा एक निश्चित समय काल के बाद बदलते रहते हैं। देखो परिमाण का तो चक्कर ही नहीं है, परिमाण का कोई चक्कर नहीं है, मैग्नीट्यूड का कोई लोचा ही नहीं है, केवल और केवल यहाँ पर डायरेक्शन का खेल है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि AC में जो मैग्नीट्यूड है, करंट का जो मान है वो भी चेंज हो। ये बिल्कुल भी मतलब आपको याद ही नहीं करना है, परिमाण के बारे में याद ही नहीं करना है।
आपको सीधा याद रखना है डीसी में डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है, जबकि एसी में क्या है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो है करंट डायरेक्शन को उलट देती है। जो प्रत्यवर्ती धारा है एक निश्चित समय काल के बाद जो है अपनी दिशा को उलट देती है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। दिष्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यवर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा उलट देती है। परिमाण का कोई लोचा नहीं है। देखो डी विकल्प में दिष्ट धारा का परिमाण हमेशा एक समान होता है, जबकि प्रत्यवर्ती धारा का परिमाण निश्चित काल अंतराल के बाद बदलता रहता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अंतर नहीं है। एसीडीसी में अंतर जो है ए है, केवल डायरेक्शन का खेल है, मैग्नीट्यूड का कोई चक्कर नहीं है। जनित्र द्वारा दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमें जनित्र का इस्तेमाल करके दिष्ट धारा पैदा करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विभक्त वलय का इस्तेमाल करेंगे। भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती धारा प्रत्येक डैश के बाद अपनी दिशा उलटती है। जो हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जो ये एसी का प्रोडक्शन होता है, तो हम लोगों ने तो अभी जान ही लिया कि अगर ये एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने डायरेक्शन को ये ठीक जो है उलट देगा। तो बात है यहाँ की कितने टाइम इंटरवल के बाद, तो ये 0.01 सेकंड के बाद, प्रत्येक 0.01 सेकंड के बाद जो करंट है अपनी दिशा को बदल देगा। इसी को हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में 100 बार, 1 सेकंड में 100 बार अपनी दिशा को बदलेगा। भारतीय घरों में दी जाने वाली प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। देखो 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, देखो ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरा किया जाता है। 1 सेकंड में, ये 1s है, यानी कि 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरा किया जाता है। 50 साइकिल पूरा किया जाता है और एक साइकिल में 2 बार दिशा बदलती है। देख लो, एक बार एक्स एक्सिस के ऊपर है दिखलाया गया है और एक बार एक्स एक्सिस के नीचे दिखलाया गया है। तो ये चेंज इन डायरेक्शन है एक साइकिल में। ये यहां से लेकर के यहां तक एक साइकिल है, ये एक दिशा में बह रही थी करंट, अब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर चुकी है। तो 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरा किया जा रहा है, इसका मतलब 50 हर्ट्ज है। हमारे इंडिया में जो करंट जो है, जो एसी सप्लाई जो हमारे घरों में पहुंच रहा है, वो 1 सेकंड में 50 साइकिल को पूरा करता है, इसीलिए 50 हर्ट्ज है। हो सकता है अलग कंट्री में ये 60 हर्ट्ज हो, 40 हर्ट्ज हो, तो ये अलग अलग वेरी जो है कंट्री वाइज कर सकता है। तो 1 सेकंड में 50 साइकिल, एक साइकिल में 2 बार दिशा बदलती है, तो 50 साइकिल में 50 गुने में 2 यानी कि 100। डैश की तुलना में डैश का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। एसी के बारे में कहा गया है कि भाई डीसी के तुलना में जो एसी है उसका एक लाभ तो यह है कि हम दूर तक जो है बिना ज्यादा ऊर्जा को खर्च किए जो है पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो प्रत्यवर्ती धारा पहले दिष्ट धारा, उसके बाद प्रत्यवर्ती धारा। तो पावर सप्लाई किया जाता है पावर स्टेशन से हमारे घरों तक। पावर बराबर होता है V इंटू में I, आपने पढ़ा है। तो यहां पर आप एक चीज ये याद रख सकते हो कि जो हमें पावर सप्लाई की जाती है वो की जाती है हाई वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज पे, लो करंट पे, लो करंट पे। हमारे घरों तक जो पावर सप्लाई किया जाता है उसमें क्या है कि वोल्टेज ज्यादा होता है, करंट कम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा कि हमारे घरों तक आने वाला जो पावर है उसमें वोल्टेज हाई होता है, करंट लो होता है। निम्न में से सही सुमेलन की पहचान करें। ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपसे कहा कि ये भी जो है ईएमआई पे काम करता है। इसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना घटाना। अगर मान लीजिए स्टेप अप ट्रांसफर है तो उसका काम होगा वोल्टेज को बढ़ाना, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफर है तो उसका काम होगा वोल्टेज को कम करना। तो वोल्टेज को चेंज करना, एसी वोल्टेज को चेंज करना ही इसका काम है। इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। हम लोग अपने घरों में इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक इसका उल्टा कौन करेगा? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो उपयुक्त सभी जो है सही है। तो ये हमारा सेट नंबर 77 है, 78 आएगा और 79 आएगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।